उत्तराखंड राज्य की स्थापना को आज 23 साल पूरे हो गए। राज्य अब 24वें साल में प्रवेश कर गया है। इस अवसर पर होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करने वाली हैं। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि 2024 तक राज्यों को टीबी मुक्त और 2025 तक ड्रग फ्री बनाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। उन्होंने राज्यवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन के युग में अगले 5 साल में उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर दोगुनी करने में हम सफल होंगे। सभी अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और सभी उत्तराखंड राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना करता हूं। देवभूमि का अनुपम सौंदर्य, पर्वतीय परिदृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसे एक अद्वितीय राज्य बनाते हैं। इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझते हुए हमें इसकी समृद्ध विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के प्रति सदैव समर्पित रहना चाहिए। हम सभी के आदरणीय और मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह कथन कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हमें एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है। आइए राज्य के दिवाली से पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और पत्नी अक्षता मूर्ति ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपने आधिकारिक आवास पर हिंदू समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर दिवाली का पर्व मनाया। पिछले साल दिवाली के मौके पर सुनक ने देश के पहले एशियन के तौर पर प्रधानमंत्री का पद संभाला था। उन्हें इस पद पर 1 साल हो चुके हैं। इस समय प्रधानमंत्री सुनक अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियों में भी बिजी हैं। सुनक ने अपने दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोग्राफ को एक्स पर पोस्ट किया है। सुनक ने दुनिया भर के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर राजधानी के पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। उन्होंने सबसे पहले प्रदेश के लोगों को राज्य स्थापना की बधाई दी। राज्य के लिए अपनी प्राण देने वाले शहीदों को उन्होंने नमन किया। राज्य स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अपनी अलग पहचान स्थापित करने और अपने विकास का रास्ता तय करने का उत्तराखंड के निवासियों का सपना आज ही के दिन पूरा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये प्रसन्नता की बात है कि नई पहचान के साथ उत्तराखंड के परिश्रमी लोगों ने राज्य के लिए विकास और प्रगति के नित्य नूतन शिखरों पर अपने कदम जमाए हैं। हरियाणा के यमुनानगर जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। हालांकि पुलिस अभी भी मौतों का कारण संदिग्ध मान रही है और मौतों का सही कारण पता करने में जुटी है। बता दें कि यमुनानगर जिले में बीते 2 दिनों में जहरीली शराब पीने के बाद अब तक 6 लोग दम तोड़ चुके हैं, लेकिन इन लोगों की मौत कैसे हुई इसके बारे में अभी भी सही जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि मरने वालों में 5 लोगों का अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम के ही कर दिया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है। आज दोपहर बाद में हमें एक गाबा हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और जो प्रथम दृष्टया शराब पीने की वजह से संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है। इस सूचना पर टीम वहां पर पहुंची थी और वहां पर कंसर्न डॉक्टर से भी बात हुई और परिजनों से भी बात हुई। मामले को हमने संदिग्ध मानते हुए परिजनों के जो एक इंजर्ड व्यक्ति था प्रिंस,
उसके बयान पे हमने आईपीसी की धारा 302, 328, 120 बी और एक्साइज एक्ट की धारा 72(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में कुछ आरोपियों की पहचान हो गई है और कुछ व्यक्ति हमने हिरासत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार के लिए सतना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने सतना की चुनावी सभा में कहा कि मतदान से पहले ही कांग्रेस के झूठ का गुब्बारा फूट गया है। उनके पास मध्य प्रदेश के विकास का कोई रोड मैप नहीं है। कांग्रेस के थके हारे चेहरों में मध्य प्रदेश के युवाओं का कोई भविष्य नहीं दिखता। मोदी ने कहा कि जिन्हें अभी भी घर नहीं मिला है, उन्हें मोदी की गारंटी है कि उनका घर भी बनेगा। 3 दिसंबर को सरकार वापसी पर प्रधानमंत्री आवास का काम तेजी से शुरू होगा। पाई पाई जोड़ने की कोशिश करता था, पैसे बचाने की कोशिश करता था, लेकिन कांग्रेस के राज में चारों तरफ ऐसा भ्रष्टाचार था कि गरीब के पक्के घर का सपना चकनाचूर हो जाता था। भाजपा सरकार ने देश के गरीब के इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को हमने पक्का घर दिया है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने क्या कहा? कितने गरीब परिवारों को पक्के घर दिए हैं? कितने? ये 4 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। दुनिया के लोग जब मेरे से सुनते हैं ना तो अचरज हो जाता है। 4 करोड़ घर! कई देशों की तो इतनी आबादी नहीं होती है जितने हमने घर बना दिए हैं। अयोध्या में आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 14 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित करने का था। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमने राज्य स्तर पर यह प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया है। आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई है। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर आज अहम बैठक हुई। केंद्र और राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा 178 योजनाएं पहले से ही अयोध्या में चल रही है। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होगा और ये करीब 1 हफ्ते तक चलेगा। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग के अधिकारियों ने कांग्रेस उम्मीदवार पी श्रीनिवास रेड्डी के आवासों और कार्यालयों की तलाशी ली। रेड्डी खम्मम जिले के पलेयर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि रेड्डी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले थे। कांग्रेस नेता के समर्थकों ने खम्मम में आईटी के विरोध में नारे लगाए। रेड्डी ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि आयकर विभाग और प्रवर्तन निर्देशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियां उन्हें निशाना बनाकर छापेमारी कर सकती है।
महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर कहा, हेमंत बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में ही थे, वो बीजेपी जाकर खुद को सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय में उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बात कही है वो आरएसएस और बीजेपी में अपनी साख बढ़ाने की नासफल कोशिश के तहत कही है। नया मौलवी है, मौलवी जो होता है ज़्यादा नमाज पढ़ता है ऐसा बोलते हैं। तो हेमंत बिस्वा जो है वो कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस के नेता थे, वहाँ जाके अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस ने कैसे देश को आगे बढ़ाया है, ये बात सब देश की जनता मानती है। ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बात कही है वो अपनी क्रेडिट आरएसएस में और बीजेपी में बढ़ाने की वो एक नासफल कोशिश कर रहे हैं और इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों महिलाओं पर दिए गए बयान को लेकर खूब हंगामा मचा हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट को लेकर विधानसभा में भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को लेकर एक बयान दिया था। इस मामले पर नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है, लेकिन ये विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब भाजपा ने नीतीश कुमार पर हमलावर रुख अपना लिया है। बिहार विधानसभा के बाहर आज भी भाजपा विधायकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भाजपा विधायकों की मांग है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। आंगनवाड़ी सेविका बेचारी महिला ज्यादा से ज्यादा गरीब है, एक सेट कपड़ा लेकर चली है। कम से कम सरकार को ये तो शर्म करना चाहिए कि महिलाओं को पानी से भिगाकर जिस तरह से उनके इज्जत को तार तार करने का प्रयास किया गया है पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, और आज अभी से आधा घंटा पहले तीसरा दिन आंगनवाड़ी सेविका के ऊपर फिर से लाठीचार्ज उप मुख्यमंत्री के घर के सामने हुआ है। और इतना ही नहीं, बेशर्मी की हद पार करके फिर उनको भिगाने का काम, पानी बरसाने का काम किया गया है। अब वो आंगनवाड़ी सेविका जो कि भूखमरी के कगार पर आकर अपने पेट को भरने के लिए अपने मांगों को लेकर पटना के सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनको पानी से भिगाकर, पानी बरसाकर, लाठी चार्ज करके उनके इज्जत को तार तार करने का सरकार काम कर रही है। इससे बड़ा महिलाओं का अपमान क्या हो सकता है। और जो प्रदर्शन हम लोग किए थे कि भाई आंगनवाड़ी सेविकाओं का जिस तरह से अभी आंदोलन चल रहा है, लगातार आंदोलन चल रहा है, और भाजपा कह रही है भाई कि उनके साथ न्याय कीजिए, केंद्र से भी उनको पैसा मिलता है और वो पैसा, और उसके बाद आज सरकार पैसा देती है, तो दोनों पैसा में डिफरेंस देखिएगा तो ज्यादा पैसा केंद्र सरकार का उनको दिया जाता है। तो राज्य सरकार को चाहिए कि भाई वो न्याय करे और बिहार के आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को न सहते हुए कुछ एडिशनल पैसा उनको दे देना चाहिए, और वेतनमान की जो मांग कर रहे हैं वो वेतनमान को भी मान लेना चाहिए, ताकि बिहार में जो अभी अस्त व्यस्त माहौल चल रहा है और महिलाओं के साथ जिस तरह से अभी देखा ही मुख्यमंत्री ने किस तरह से किया, हाउस में किस तरह का बयान दिया, उससे तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने विपक्षी नेताओं पर ईडी की छापेमारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि छापेमारी आचार संहिता की भावना का उल्लंघन है। आचार संहिता नाम की भी कोई चीज होती है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, आचार संहिता की एक भावना भी होती है। इस समय जब चुनाव प्रक्रिया चल रही हो, उम्मीदवारों पर छापेमारी करना बहुत ही अलोकतांत्रिक है। ये लोकतंत्र की भावना का उल्लंघन है। चुनाव आयोग को इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा। A spirit of the code of conduct. The spirit of the code of conduct and the actual substance of the code of conduct is about a level playing field. Now, there are many things that the government may want to do and individuals may want to do. But when the code of conduct kicks in, you put an end to all that. And then you say this will, whatever is to be done, some announcement has to be done. It will be done after the elections are over. Now, conducting raids on candidates at this time when the elections process is on is very, very anti-democratic, and it is, to my mind, it is
it is a complete violation of the very spirit of the code of conduct, and I think the Election Commission should take this very, very seriously, very seriously. You can never have, in the moment when people have to choose in a free and fair manner as to who would run their lives and the destiny of their lives for the next 5 years, for someone to do this and either distort choice